हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से हम आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत करते हैं। प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान की। सामान्य ज्ञान में हम हिस्ट्री का पोर्शन जो है डिस्कस करेंगे, जो महाभारत सीरीज का विवेक सर ने लॉन्च किया है, उसके सॉल्यूशन को हम लेकर आए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। महाभारत सीरीज में हम आज बात करने वाले हैं प्राचीन भारत की। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं जिसका सॉल्यूशन हमें करवाना है। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। हमारा आज का प्रश्न है, मानवता को भारत के सबसे बड़े उपहार दो महाकाव्य रामायण और दूसरा क्या है, महाभारत है। ठीक, मानवता को भारत के सबसे बड़े उपहार दो महाकाव्य रामायण और महाभारत हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न कह रहा है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को शब्द पद धर्म चक्र प्रवर्तन से परिभाषित किया जाता है। तो वो कौन सी घटना है, प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन से परिभाषित किया जाता है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। मानव सभ्यता के प्रारंभिक चरणों के दौरान कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के विस्तार को किस नाम से जाना जाता था। तो आप कह सकते हैं कि उसे हम क्या नाम देते थे, गांव नाम दिया जाता था या गांव के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा शहर से खोजे गए पशुपति शिवशिल में निम्नलिखित जानवरों में से किसे दर्शाया नहीं गया। तो आप कह सकते हैं कि किसे नहीं दर्शाया गया था, एक शेर को नहीं दर्शाया गया था, एक हाथी और एक बाघ जो है आकृति के दाईं ओर है, और जबकि एक गैंडा जो है और तथा एक भैंसा बाईं ओर दिखाई देता है। मतलब ये सब हैं, लेकिन शेर ही एक ऐसा जानवर है जिसे पशुपति शिवशिल में नहीं दर्शाया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सुत्त पिटक जो है एक ग्रंथ है जो किस धर्म से संबंधित है। सभी को पता होगा कि सुत्त पिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका सही जवाब जो होगा वह कौन सा होगा, बौद्ध धर्म। चलिए हम इसी क्रम में अपने अगले प्रश्न को देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। वाराणसी, पाटलिपुत्र और मदुरै किस प्रकार के नगर वर्गीकरण से संबंधित है। तो इसका जो है सही जवाब होगा कौन सा है, प्राचीन शहर। वाराणसी, पाटलिपुत्र और मदुरै जो है प्राचीन शहर के नगर वर्गीकरण से संबंधित हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, देखते हैं हम अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अद्वैत वेदांत के संस्थापक कौन से भारतीय दार्शनिक थे। तो आप कह सकते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य जो थे अद्वैत वेदांत के संस्थापक थे। ठीक है, अद्वैत विचारधारा के संस्थापक शंकराचार्य हैं, उसे शंकराद्वैत भी कहा जाता है। शंकराचार्य मानते हैं कि संसार में ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म अलग नहीं है। यानी आदि गुरु शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के संस्थापक थे। ठीक, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सोम ऋग्वैदिक युग के नर देवता ... के देवता थे। किसके देवता थे। तो आप कह सकते हैं कि पौधों के देवता थे। जी ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शाक्यों द्वारा शासित था। तो आप कह सकते हैं कि कपिलवस्तु जो है बुद्ध वंश के शाक्यों द्वारा शासित स्थान था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, देखते हैं हम अगले प्रश्न में क्या कह रहा है। भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय के हैं, जो शासक यानी किस शासक से संबंधित है। तो आप कह सकते हैं कि ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। स्कंदगुप्त किसका पुत्र था, स्कंदगुप्त जो है कुमारगुप्त का पुत्र था। ठीक है, चलिए हम अपने अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं, देखते हैं हम अगले प्रश्न में क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो आप कह सकते हैं कि बादरायण को। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब। बादरायण को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न को भी डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कालिदास के मालविका अग्निमित्रम नामक अग्निमित्र जो है किसका पुत्र था। तो आप कह सकते हैं कि ये पुष्यमित्र का पुत्र था। ठीक है, शुंग शासन पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे। ठीक है,
चलिए हम इसी क्रम में अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। पहले डॉट डॉट दिया है, को वृषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत हुआ, यानी कब अंगीकृत किया गया है, इसके बारे में हमें बताना है। तो आप कह सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को यह को वृषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत हुआ। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? तो आप कह सकते हैं कि वाल्मीकि को भारत में पहले कवि के रूप में श्रद्धेय माना जाता है। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम का जो है सॉल्यूशन हमारे चैनल पर चल रहा है और महाभारत सीरीज़ का जो सॉल्यूशन विवेक सर ने मतलब प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया है उसका सॉल्यूशन हम अपने चैनल पर करा रहे हैं। तो आपसे बस इतना ही अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से हम इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करा रहे हैं, शायद ही कहीं पर आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम इसी क्रम में अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था? तो आप कह सकते हैं कि जो है महागोविंद जो है बिंबिसार के महल को बनाया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हड़प्पा सभ्यता से गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती थी? तो आप कह सकते हैं कि वहाँ निचले वर्ग के लोग बसते थे, उसे क्या कहते थे? गढ़ कहते थे। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अन्हिलवाड़ा जो है किस राजवंश की राजधानी थी? तो आप कह सकते हैं कि सोलंकी राजवंश की राजधानी थी अन्हिलवाड़ा। ठीक है, ये अन्हिलवाड़ा जो है वह सोलंकी राजवंश की राजधानी थी जो गुजरात की राजधानी हुआ करता था। अब हमने आज प्राचीन भारत के जो विवेक सर ने जितने भी प्रैक्टिस सेट दिए थे महाभारत सीरीज में, उसको प्राचीन भारत का जो टॉपिक था उसको कवर कर लिया है। अगर हम बात करें कि इसके बाद क्या टॉपिक होने वाला है, तो इसके बाद आप देखेंगे मध्यकालीन भारत को। ठीक, अगर मध्यकालीन भारत की बात करेंगे तो हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे मध्यकालीन भारत के बारे में। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो सामान्य ज्ञान का पोर्शन होने वाला है। तो प्यारे साथियों, आपसे बस इतना ही अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पर बने रहिए, जहां पर हम आपको महाभारत सीरीज का पूरा सॉल्यूशन देने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम की डेट अब लगभग फाइनल होने वाली है, कभी भी हमें इसकी डेट की जानकारी मिल सकती है कि कब एग्ज़ाम होने वाला है। तो इन सब को देखते हुए हमें अपनी तैयारी को और भी अच्छे तरीके से मजबूत कर लेना चाहिए, ताकि हमसे इस बार कोई भी चूक ना होने पाए। तो अगर किसी साथी को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, अगर कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, अगर कोई भी डिस्कस करनी है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी आपके डाउट्स को दूर करने के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।